हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कैम्प वर्ल्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी एक रैपिड रिवीजन की सीरीज चल रही है जिसमें आज का टॉपिक रहेगा हमारा एरोमेटिसिटी का। पिछले जो सेशंस मैंने लिए थे उसमें हमने कंप्लीट स्पेक्ट्रोस्कोपी को कवर किया था और उसके साथ साथ एक स्टीरियो केमिस्ट्री का टॉपिक भी हम प्रीवियस सेशंस में देख चुके हैं। तो जितने भी लर्नर्स हैं आप उन सब सेशंस को भी एक बार देख लीजिएगा, आपके वो टॉपिक बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएंगे विद द PYQs। तो आज का जो सेशन रहेगा स्टूडेंट्स वो एरोमेटिसिटी पे रहेगा। एरोमेटिसिटी के जितने भी कॉन्सेप्ट आपके CSI या नेट के लिए ज़रूरी हैं वो सब हम बहुत शॉर्ट में देखेंगे और किस तरह के PYQs आते हैं वो सारे PYQs हम आज के सेशन में कवर करेंगे। तो एरोमेटिसिटी के क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इस सेशन को देखते हैं। तो एवरीवन जस्ट डू लाइक एंड शेयर द सेशन वाइडली और स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, तो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनको बेसिकली हम 3 डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है आपका एरोमेटिक कंपाउंड, सेकेंड वन इज एंटी एरोमेटिक एंड थर्ड क्लास जो होती है वो होती है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स की। अब किस तरह के कंपाउंड्स को हम इनको किन बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, क्या स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, क्या रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, वो सब कुछ हम आज के सेशन में सबसे पहले देखते हैं। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड दिया हुआ है वो एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक है तो उनकी स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी को आप कैसे देखेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट रहता है जिस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, स्टेबिलिटी को यदि हम देखें, एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो लीस्ट स्टेबल होते हैं। इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट कंडीशन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स की आती है। इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा रिएक्टिविटी का ऑर्डर। इट मीन्स अगर जो एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल हैं तो वो लीस्ट रिएक्टिव हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड सबसे लीस्ट स्टेबल हैं तो मैक्सिमम उनकी रिएक्टिविटी हो जाएगी। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की मैक्सिमम रिएक्टिविटी आ जाएगी, देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स की लीस्ट रिएक्टिविटी। तो ये आपको याद रखना है, स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी का ऑर्डर। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कंपाउंड्स जो एरोमेटिक होते हैं उनकी पहचान कैसे की जाएगी, तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की कि वो कंपाउंड्स कैसे होने चाहिए। दे शुड बी साइक्लिक, दे शुड बी प्लेनर, दे शुड बी कंजुगेटेड एंड दे शुड फॉलो द हक्कल रूल, यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स उसमें होना चाहिए। अब बहुत शॉर्ट में हम एक एक कंडीशन को यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन है कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। इसका मतलब सिस्टम कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड साइक्लिक सिस्टम होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल बेंजीन का है, तो ये साइक्लिक कंपाउंड है। इस तरह का यदि आपका ओपन सिस्टम हो कि कंप्लीट साइकिल नहीं बन रही तो वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं हो सकता। तो एरोमेटिक कंपाउंड की फर्स्ट कंडीशन है कि सिस्टम को साइक्लिक होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है सिस्टम शुड बी प्लेनर, यानी कि जितने उसके अंदर एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ईच कार्बन जो यहाँ पर है वो sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में है। तो सिस्टम कैसा होगा, एक प्लेन में होना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट जो आता है वो होता है कंजुगेशन मस्ट बी प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। कंजुगेशन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जैसे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये एक कंजुगेशन है। इसी तरह से ही डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। तो ये सब कुछ कंजुगेशन में सिस्टम है। तो कंजुगेशन शुड बी प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। अब आप इस एग्जांपल में देखिए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, तो कंप्लीट कंजुगेशन चल रहा है। तो ये सिस्टम एरोमेटिक हो सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम यहाँ पे देखें, ये 2 सिंगल बॉन्ड एक साथ आ गए तो यहाँ पे डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, तो कंजुगेशन नहीं रहा। जब कंजुगेशन नहीं रहा तो ये सिस्टम एरोमेटिक नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे फोर्थ कंडीशन जो इसकी लास्ट रहेगी एरोमेटिक कंपाउंड्स की, वो रहेगी कि दे शुड फॉलो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन,
इट मीन्स जो साइक्लिक सिस्टम हमारा है, जो प्लेनर है, कंजुगेटेड है, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? 4n+2। 4n+2 का मतलब यदि n की वैल्यू हमने 0 रखी तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 0+2, इसका मतलब सबसे छोटा एरोमेटिक सिस्टम जो होगा उसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। यदि हमने n की वैल्यू 1 रखी तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1+2, इसका मतलब 4+2 कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम हमारा कैसा होगा? एरोमेटिक। n की वैल्यू 2 रख के क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाइड बाय 2+2, इट मीन्स 10। तो कोई भी प्लेनर साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम जिसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ऐसे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो सिस्टम एरोमेटिक होगा। उसके बाद बात हम करते हैं सेकंड जो क्लास हमारी कंपाउंड्स की रहेगी, दैट इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में एरोमेटिक कंपाउंड्स जैसी सभी कंडीशंस होती हैं। इट मींस वो सिस्टम कैसा होना चाहिए? साइक्लिक, प्लेनर होना चाहिए, इसका मतलब सभी एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होंगे। कंजुगेशन होगा अगेन डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव या डबल सिंगल लोन पेयर। मगर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो अब की बार 4n होंगे। 4n का मतलब यहाँ पर अगर n की वैल्यू हमने 1 रखी तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन्स। n की वैल्यू हमने 2 रखी तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 8। n की वैल्यू इस तरह से 3 पुट करने पे 4 3s are 12। तो वो सिस्टम जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे सिस्टम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। तो अब यहाँ पे इसमें एक एग्जांपल आप साइक्लोपेंटाडाइनाइल केटाइन का देख सकते हो, डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल। तो ये प्लेनर साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो 4 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम हमने अभी देखा, n की वैल्यू पुट करते हैं अगर हम 1 तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद थर्ड कंडीशन आती है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स की। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि कंडीशंस हमने एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक में पढ़ी थी, उनमें से कोई एक या एक से ज्यादा कंडीशन को अगर वायलेट करता है सिस्टम, यानी कि वो प्लेनर नहीं होगा या कंजुगेटेड नहीं होगा या साइक्लिक नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन में सिस्टम क्या कहलाएगा? हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। अब यहाँ पे ये सिस्टम क्या है? कंजुगेशन कंप्लीट लग रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं, तो ऐसा लगता है कि सिस्टम एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, मगर ये एंटी एरोमेटिक नहीं है क्योंकि इसकी जो शेप है वो टब शेप है। टब शेप के कारण यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी? यहाँ पे ये सिस्टम जो हो जाएगा टब शेप के कारण ये अब एरोमेटिक नहीं रह पाएगा, ये नॉन एरोमेटिक सिस्टम कहलाएगा। अब इन सब के बाद हम PYQs जितने आते हैं एरोमेटिसिटी के, अब वो देखते हैं यहाँ पर। तो इन PYQs में सबसे पहले हम दिसंबर 23 का जो क्वेश्चन आया हुआ है, बेस्ड ऑन हक्कल रूल द फॉलोइंग स्पीशीज इज। अब हक्कल रूल के बेसिस पे आपको बताना है कि ये जो गिवन स्पीशीज है वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या होमो एरोमेटिक है। तो अब यहाँ पर देखिए, हमेशा ध्यान रखना बोरोन के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है जो कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए काम में आता है। हेटेरो एटम्स अपना लोन पेयर दे सकते हैं, राइट। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है इसका जो लोन पेयर है वो यहाँ पे काम नहीं आ रहा, डीलोकलाइजेशन में काम नहीं आ रहा। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 2 4 6 8 10 12। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 12, यानी कि 4n इक्वल्स टू 12, n इक्वल्स टू 12/4, यानी कि कितना आ गया? 3। तो जब 4n का फॉर्मूला हमारा लग रहा है प्लेनर साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम में, तो सिस्टम कैसा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, दैट इज ये एग्जांपल है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का। सेकेंड क्वेश्चन यदि हम देखें, अकॉर्डिंग टू द हक्कल्स रूल, ये जून 23 का एग्जाम्पल है आपका। अगेन यहाँ पर हम वही चीज देखेंगे कि बोरोन ने एक अपना एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड किया और नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे ये लोन पेयर इधर है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप यहाँ पे काउंट करोगे 2 4 6 8 10। तो 4n + 2 = 10, 4n = 8
एंड यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, n इक्वल्स टू 2। तो ये सिस्टम हमारा कैसा निकल गया, एरोमेटिक। ये सिस्टम हमारा एरोमेटिक हो गया क्योंकि 4n+2 का रूल इसने फॉलो किया। अगेन यहाँ पे आपके पास इस एग्जांपल में भी बोरोन के पास ये एम्प्टी ऑर्बिटल 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो 4n+2 इक्वल्स टू 6, 4n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे ये भी 4n+2 के सिस्टम को फॉलो कर रहा है। तो इट मीन्स m और n ये दोनों ही सिस्टम कैसे हैं, एरोमेटिक रहेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये हमारा जून 22 का क्वेश्चन था। यहाँ पर भी देखिए पॉजिटिव चार्ज है, तो बिल्कुल ये ट्रोपाइलियम केटाइन की तरह हो गया ना, 2 4 6। तो यानी कि ये सिस्टम हमारा कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 और ये सल्फर का यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम कैसा होता है, 10 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम भी क्या होता है, एरोमेटिक। 4n+2 इक्वल्स टू 10, 4n इक्वल्स टू 8, n इक्वल्स टू 2। इट मीन्स ये सिस्टम भी हमारा एरोमेटिक हो गया। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें, 2 4 6 8 10 12। 12 वाला सिस्टम होता है हमारा एंटी एरोमेटिक, n इक्वल्स टू 3। तो इट मीन्स A एंड B ये दोनों सिस्टम एरोमेटिक हैं, A एंड B। इट मीन्स हमारा आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वन। देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गेट का क्वेश्चन है। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द मार्क्ड हाइड्रोजन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब ये अगर हाइड्रोजन निकलता है तो एसिडिटी का ऑर्डर आपसे पूछा हुआ है कि क्या होगा, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए जितना ज़्यादा H निकलेगा तो कंजुगेशन जितना एक्सटेंड हो जाएगा उतना ही क्या हो जाएगा, कंजुगेशन का जितना एक्सटेंड होगा उतना इजीली यहाँ पे एसिडिटी H+ निकल पाएगा, उतना ही ऑर्डर ऑफ एसिडिटी का रहेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आपका जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए इसमें एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन सबसे ज़्यादा, इसमें उससे कम और इस वाले में उससे भी कम। तो एसिड का मतलब H+ हटा देना, H+ हटाने के बाद मींस नेगेटिव चार्ज आ जाना। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इन सब में डीलोकलाइज हो रहा है। तो थर्ड में सबसे ज्यादा, सेकंड में उससे कम, फर्स्ट में उससे कम। तो थर्ड सेकंड फर्स्ट वुड बी द राइट आंसर। तो यहाँ पे आंसर जिसका हो जाएगा थर्ड वन। देन ये गेट 20 का क्वेश्चन है। यहाँ पे नंबर ऑफ एरोमेटिक स्पीशीज आपको बतानी है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट के अंदर डबल सिंगल सिंगल आ गया, तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी आ ही नहीं सकता। यहाँ पे देखो 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स का सिस्टम, इट कैन बी एरोमेटिक, राइट। यहाँ पे 2 4 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो एंटी एरोमेटिक सिस्टम हो गया, ये भी एरोमेटिक नहीं है। 4 पाई का ये भी एरोमेटिक नहीं है। ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम प्लेनर साइक्लिक कंजुगेटेड, तो डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल, तो ये भी एरोमेटिक रहेगा हमारा सिस्टम। तो ये एरोमेटिक हो गया, ये वाला एरोमेटिक हो गया। यहाँ पे पायरोल ये भी एरोमेटिक हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन का। अगेन 2 4 6 8 ये एरोमेटिक नहीं होगा। अब एक इसको और काउंट कर लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14, 4n+2 इक्वल्स टू 14। इट मीन्स 4n इक्वल्स टू 12, n इक्वल्स टू 3। तो हमारा ये सिस्टम भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक सिस्टम्स कितने हो गए, 1 2 3 4। यहाँ पे आपका 4 वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, इस तरह के क्वेश्चन आपके गेट और CSIR नेट दोनों में ही बहुत ज़्यादा मिलते हैं। यही पर्टिकुलर एग्जाम्पल कई बार तो आपसे ये सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन के लिए पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा एल्कीन है जिसमें डबल बॉन्ड बहुत इजीली सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन शो करता है। या इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है, एल्कीन है, जिसमें मैक्सिमम डायपोल मूवमेंट प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए एक रिंग आपकी 7 मेंबर्ड है, एक 5 मेंबर्ड है। तो अगर ऐसे में सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन हुआ, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज हो जाए, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाए, ऐसे में दोनों ही रिंग्स क्या हो जाएंगी, एरोमेटिक सिस्टम्स बन जाएंगे। तो ये कंडीशन किसके अंदर फॉलो हो सकती है, सिर्फ ए के अंदर। तो ये आपके पास आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वन, दैट इज ओनली ए। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको बताना है कि ये स्पीशीज किस तरह की है। तो देखिए थर्ड वन में डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल 2 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम होता है एरोमेटिक, राइट। डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल 4 इलेक्ट्रॉन्स का सिस्टम होता है एंटी एरोमेटिक।
तो बी में एंटी एरोमेटिक, सी में एरोमेटिक। अब आपको देखना है ए की कंडीशन। इस तरह का जब भी कोई हम लेते हैं मॉलिक्यूल जिसमें एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कंडीशन आ जाए, तो ये होमो एरोमेटिसिटी का एग्जाम्पल होता है। इस तरह से 7 जो एटम्स हैं वो इस तरह से अरेंज होके, ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ये रिंग से प्लेन से ऊपर की तरफ होता है। इट मींस डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ये एग्जाम्पल होता है हमारा होमो एरोमेटिसिटी का, कि जब भी एरोमेटिसिटी में एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इन्वॉल्व होता है तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वन। देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि 18 एन्युलिन के लिए कौन से यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं जो फॉलो होते हैं। अब 18 एन्युलिन का यदि आपको स्ट्रक्चर ध्यान होगा तो उसके अंदर कुछ इस तरह से फिगर बनता है। देखिए ये 2 रिंग्स, इस तरह के एरोमेटिक जो एन्युलिन्स का मतलब हो गया कॉन्जुगेटेड पॉलीइन्स, राइट। तो अब हम यहाँ से कंजुगेशन फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, देन सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, देन उसके बाद डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, देन डबल, देन सिंगल, देन डबल, देन सिंगल, देन डबल, यहाँ पे डबल आ गया, देन सिंगल, देन डबल, देन सिंगल, देन डबल। तो इस तरह के सारे ये डबल बॉन्ड्स आ गए। अब इसके अंदर कंपाउंड के अंदर यहाँ पे इंटरनल हाइड्रोजन्स 6 आएंगे। तो 6 हमारे पास कितने आ जाएंगे, इंटरनल हाइड्रोजन्स आ जाएंगे 1 2 3 4, इस तरह से 5 6, ये 6 हाइड्रोजन्स है। और यहाँ बाहर की तरफ इधर 12 हाइड्रोजन्स ये हमारे पास है। अब आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, यहाँ पे अब ये सिस्टम है ना, तो आउटर जब भी सिस्टम एरोमेटिक होगा, जब भी एन्युलिन्स का सिस्टम एरोमेटिक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो इनर हाइड्रोजन्स होते हैं वो हमेशा क्या करेंगे, शील्डिंग शो करेंगे। शील्डिंग शो करके यानी कि सिग्नल उनका जाएगा अप फील्ड में। अप फील्ड में तो जनरली ये वैल्यू नेगेटिव में आती है, और जितने आउटर हाइड्रोजन्स होते हैं वो शो करते हैं डी शील्डिंग। डी शील्डिंग से इनका सिग्नल जाता है डाउन फील्ड में। डाउन फील्ड में जाएगा तो इनकी जो वैल्यूज है अप्रोक्सीमेट 10 के अराउंड आती है। तो अगर अब हम यहाँ देखें ये सिस्टम एरोमेटिक है भाई, 4n+2 किसके बराबर आ रहा है, 18 एन्युलिन। तो 4n इक्वल्स टू 16, n इक्वल्स टू 4। तो सिस्टम तो हमारा निकल गया एरोमेटिक। इट मीन्स ए तो हमारा बिल्कुल सही है। अब इस कंडीशन में मैंने आपको कहा है कि इंटरनल हाइड्रोजन्स जो हैं वो नेगेटिव में वैल्यू देते हैं, -2 के करीब, 1.8 के करीब। तो ये वाले जो इंटरनल हाइड्रोजन्स हैं, ये इंटरनल हाइड्रोजन्स जो इनर हाइड्रोजन्स हैं, इन 6 हाइड्रोजन्स की जो वैल्यू आती है वो डेल्टा -1.8 के अराउंड आती है, राइट। और आउटर ये जो 12 हाइड्रोजन्स हैं इनकी वैल्यूज जो है वो डेल्टा अप्रोक्सीमेट 8.9 के अराउंड आती है। तो अब यहाँ पर देखो इनर प्रोटॉन्स रेजोनेट एट 9.8, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। द 6 प्रोटॉन्स आर इन द शील्डेड जोन, तो ये मैंने अभी आपको कहा ही है कि इनर वाले जो होते हैं ये शील्डिंग शो करते हैं, आउटर वालों पे डी शील्डिंग होती है। तो यानी कि इट मीन्स सी वाला भी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, दैट इज ए एंड सी वुड बी द राइट आंसर। तो ये एन्युलिन्स पे बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि द करेक्ट स्टेटमेंट आर अबाउट द रिएक्शन एक्स एंड वाई विद NaNH2, यानी कि बेस हमने लिया, उसने H को एब्स्ट्रैक्ट किया। H को एब्स्ट्रैक्ट करते ही यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो हमने क्या किया, यहाँ पे H को एब्स्ट्रैक्ट करते ही चार्ज क्या बन गया, इस जगह नेगेटिव, राइट। ये H यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट हो गया। ऐसे ही ये एब्स्ट्रैक्ट होते ही ये सिस्टम क्या बन गया, नेगेटिव। अब Y वाले में देखो नेगेटिव होते ही सिस्टम क्या बन गया, एंटी एरोमेटिक। तो डेफिनेटली जब नेगेटिव चार्ज यहाँ 3 फेनल रिंग के साथ रेजोनेट कर रहा है, सिस्टम यहाँ पे एंटी एरोमेटिक बन गया, तो Y की स्टेबिलिटी तो क्या हो जाएगी,
डिक्रीज हो जाएगी, तो डेफिनेटली x जो है वो फास्टर होगा y से रिएक्ट। तो यानी कि हमारा ए स्टेटमेंट क्या हो गया, बिल्कुल सही। इसके साथ ही X एक स्ट्रॉन्ग ब्रोंस्टेड एसिड है इन कंपैरिजन टू Y, क्योंकि इसने जैसे ही H प्लस को रिमूव किया, ब्रोंस्टेड एसिड क्या होते हैं, जो प्रोटॉन को रिमूव करते हैं, ये नेगेटिव चार्ज आया, ये 3 फेनल रिंग में स्टेबलाइज हो गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज आते ही सिस्टम एंटी एरोमेटिक को डेवलप कर गया, जो कि स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। तो इट मीन्स ए भी सही है, डी भी सही है, ए और डी यहाँ पे सही है, तो हमारे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड वन। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, अब आपको मैच करना है। आपके पास डिफरेंट कंपाउंड्स दिए हुए हैं, आपको रिएक्शन दी हुई है कि पोटेशियम से कराओगे तो क्या होगा, यहाँ पे अगर आप इस तरह के H2SO4 से कराओगे तो क्या होगा, हीट करते हैं सिस्टम को तो क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत बार CSIR नेट में देखने को मिलते हैं, और इवन ये सेट में भी इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। तो देखिए, जब भी अगर हम पोटेशियम से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को ही लेकर आएगा। तो एक तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स सपोज करो ये यहाँ पे मूव करे, ये नेगेटिव चार्ज, और इसने मेटल ने यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट किया, ये आया नेगेटिव चार्ज। तो अब आपके पास सिस्टम इस तरह से आ जाएगा, देखो ये इस तरह का, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे भी ये नेगेटिव चार्ज। तो 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन्स का सिस्टम कैसा होता है, एरोमेटिक। इट मींस ये सिस्टम कैसा होगा, एरोमेटिक। अब आपने एसिड से रिएक्शन करा दी, तो एसिड से रिएक्शन कराते ही अब आपके पास कंपाउंड इस तरह से हो जाएगा। इट मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज, ये H और H आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास। अभी मैंने आपको कहा था कि ये सिस्टम हो जाता है होमो एरोमेटिक का, तो यानी कि यहाँ पर आपका आ जाएगा होमो एरोमेटिसिटी, दैट इज S। सेकेंड को मैच किससे करेंगे, S से, ठीक है। फर्स्ट को किससे करेंगे, P से। देन कम्स ये, इस वाले को अगर हम यहाँ पे ओपनिंग करेंगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के थ्रू, तो यहाँ पे ये हमें साइक्लोऑक्टाटेट्राईन बनेगा, और साइक्लोऑक्टाटेट्राईन आपको पता है नॉन एरोमेटिक होता है, राइट, क्योंकि ये प्लेनर नहीं होता। अगेन यहाँ पे पोटेशियम से आप रिएक्शन कराओगे, फिर से वही नेगेटिव चार्ज 2 जगह आ जाएगा, तो इसको मैं सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करके नेगेटिव यहाँ पे 2 डायरेक्टली लिख देती हूँ। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक का मतलब यहाँ पे हो गया Q। अगर आप इन सबको मैच करो कि फर्स्ट का P एरोमेटिक, सेकेंड का S, थर्ड का R एंड फोर्थ का आपका Q, तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट वन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इन सबको मैच करना है। तो ये आपके एरोमेटिसिटी के सारे जितने क्वेश्चंस आपके बेसिकली एग्जाम में आते हैं, जो आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए, वो सब मैंने आज के सेशन में कवर कर लिया है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हुआ होगा, और कल फिर से मिलते हैं एक नई यूनिट के रिवीजन के साथ। जब तक आपका CSIR नेट का एग्जाम आ रहा है स्टूडेंट्स, इस रैपिड रिवीजन सीरीज में आपके सभी टॉपिक्स एवरी डे ईच एंड एवरी टॉपिक कवर हो जाएगा। तो मेरे साथ बने रहिए, और सेशन को जितना आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, डू लाइक इट। और डेली आप प्लीज़ कोशिश करिएगा कि किसी भी सेशन को मिस मत करें। डेली हम मिलेंगे विद एवरी न्यू टॉपिक, एंड कोशिश करेंगे हर यूनिट को पर डे कवर करने की। थैंक यू सो मच लर्नर्स, हैव अ ग्रेट डे।